Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्वागत है भाई मेरे सारे प्यारे बच्चों का एक बार फिर से इन द क्लास ऑफ इंग्लिश विद मी यानी कि अमित महिंद्रास। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आइए देखते हैं आज की इस सेशन में। जी हाँ, आज मंडे है और ठीक समय हो चुका है, ठीक 6:30 बज चुके हैं और घड़ी ने अपना काम तो कर दिया। अब हमारा काम हम लोगों को करना है भाई। हर रोज की भांति 25 क्वेश्चन का एक और बेहतरीन सा सेट यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो सिर्फ ना सिर्फ एसएससी जीडी के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, बल्कि अगर आप सीजीएल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की तैयारी, तो इन सब के लिए भी ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल प्यारे बच्चों एडवांटेजियस होने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको वही करना है जो आप डेली बेसिस पे प्यारे बच्चों करते हैं। क्वेश्चंस के आंसर धका-धक आप करते हैं प्यारे बच्चों, बस सिर्फ इतना सा करना है। बाकी मैं यहाँ बैठा हूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, कोई क्वेश्चन क्यों आया, उसका आंसर कैसे क्या होगा। तो आइए प्यारे बच्चों, फिर भाई जब समय हो चुका है तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और ये रहा स्क्रीन पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन। और जितने बच्चे भाई सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं सभी का स्वागत है, शुक्रिया है, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। एंड इसके बाद आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि जितने आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, कोलीग्स वगैरह हैं, उनको भी आप सेशन को शेयर करिए ताकि वो भी सेशन को क्या करें, ज्वाइन कर सकें। तो फिलहाल बच्चों, ये रहा सेशन का आपका पहला क्वेश्चन। आइए जानते हैं क्या करना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये बताना है कि कैप्टिविटी जो कि एक वर्ड है, कैप्टिविटी वर्ड का एंटोनिम, कैप्टिविटी वर्ड का जो है विलोम शब्द कौन सा है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, लिबर्टी होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा, चियर होगा या ऑफेंस होगा। कैप्टिविटी का एंटोनिम प्यारे बच्चों, लिबर्टी, इम्प्रिजनमेंट, चियर और ऑफेंस। आपको रुकना नहीं है, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में स्टार्ट करते रहिए भाई। जो भी आपको लग रहा है, लिबर्टी, इम्प्रिजनमेंट, चियर, ऑफेंस, आपको जो भी लगे, रॉन्ग और राइट, जस्ट गो फॉर द आंसर्स। बाकी तो हम बैठे ही यहाँ पे। और एक काम प्यारे बच्चों आप जरूर करिएगा, जितने भी क्वेश्चंस आपके सही होंगे ना, आप उनको काउंट कीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि 25 में कितने आपने स्कोर किए, कितना आपका सही रहा। ठीक है प्यारे भैया, चलिए। फिलहाल कैप्टिविटी का मतलब होता है प्रिजन, किसी को बंद करना, कैद आप इसे कहते हैं ना भैया, आप इसे हिंदी में कहते हैं कैद, ठीक है। और पूछा इसका एंटोनिम, तो क्या हो जाएगा, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, यही होगा इसका एंटोनिम। भाई जहाँ एक और कैद होता है, जहाँ एक और बंदी की बात होती है, वहीं लिबर्टी की बात कीजिए तो एंटोनिम तो लिबर्टी ही हो जाएगा। तो कैप्टिविटी का जो प्यारे बच्चों सिनोनिम एंटोनिम हुआ, वो हुआ ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लिबर्टी। बाकी तो अगर हम बात करें इम्प्रिजनमेंट की, ये तो इसी का सिनोनिम हो गया कैद का। चीयर मतलब बिल्कुल किसी को चीयर करना, किसी का उत्साहवर्धन करना। ऑफेंस मीन्स अपराध, पता ही होगा भाई प्यारे बच्चों आपको। तो ये रहा सेशन का पहला क्वेश्चन। एंटोनिम पूछ रहा था कैप्टिविटी का, जिसका मतलब कैद होता है, और इसका जो एंटोनिम हुआ वो हो गया लिबर्टी। जल्दी से बढ़ते हैं सेशन में अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ बच्चों आपको ये बताना है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यानी कि एक सिंगल सा स्पेस आपको दिया गया है एंड फॉर दिस यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस। इनमें से कोई एक सही आपका है जो आपको फिल करना है भाई। कॉन्टेक्चुअली, ग्रामेटिकली, इन बोथ वेज आपको देखना है। व्हेन आर यू डैश टू राइट टू योर फ्रेंड, बहुत सिंपल सी बात है, आर लिखा है यहाँ पे और आपको पता है आर आईएनजी फॉर्म फॉलो करता है बिकॉज एक्टिव वॉइस है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। आईएनजी फॉर्म कौन सी वर्ब में है, क्योंकि पैसिव वॉइस तो है नहीं, जैसे गॉन थर्ड फॉर्म तो होगा नहीं, ठीक है। और गोज नहीं होगा, गो नहीं होगा, बचा कौन सा आपका गोइंग। बहुत ईजी क्वेश्चन। लेकिन देखो, ये ईजी क्वेश्चन जरूर यहाँ पे है, बट एग्जाम में कभी कभी ज्यादा उत्साह में अपना होश को बैठते हैं। हमें यही नहीं करना है प्यारे भैया। फिलहाल गोइंग आपका सही आंसर होगा बिकॉज आर इज एम वाज एवर दे फॉलो वर्ब आईएनजी फॉर्म इन एक्टिव वॉइस स्पेशली। एक्टिव वॉइस का मतलब जब एक्शन किया जाता है बाय द सब्जेक्ट। तो फिलहाल इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमारे बहुत सारे बच्चों का सही जा रहा है प्यारे भैया, कीप गोइंग ऑन लाइक दिस। और सेकंड आंसर होगा गोइंग इज द राइट आंसर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक बार फिर से आपको बताना है भाई, क्या कि जो है अप्रूव का, जी हाँ प्यारे बच्चों, अप्रूव का विलोम शब्द क्या है। फिर से एक बार आपको बताना है अप्रूव शब्द का विलोम।
विलोम शब्द क्या होगा? अप्रूव का। एग्री होगा, रिजेक्ट होगा, अपील होगा, कन्फर्म। एक बात प्यारे बच्चों याद रखिएगा, एसएससी बहुत चालाक है, पता है करता क्या है? जैसे अप्रूव, अगर ईज़ी क्वेश्चन दिया, सपोज़ अप्रूव दे दिया, ये उसको पता है कि अप्रूव हर बच्चे को मालूम होगा। पूछ रहा है एंटोनिम, बट वो जानबूझ के अप्रूव का दिया दिया रहेगा सिनोनिम, जैसे एग्री यहाँ पे दे दिया है। एग्री दे दिया यहाँ पे, तो होता क्या है कि जब बच्चा एग्ज़ाम सेंटर पे होता है तो थोड़ा-सा दिमाग कम काम करता है और खुशी होती है, अरे वाह! इतना आसान क्या बात है। तो इस चक्कर में वो सोच नहीं पाता कि ब एंटोनिम बताना है कि सिनोनिम बताना है। तो प्यारे बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, डू नॉट फॉरगेट टू रीड आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अदरवाइज़ पूछेगा एंटोनिम और बता रहे होते हैं आप सिनोनिम। तो प्यारे भैया सावधान रहिएगा, ये सब पेंच हैं, ये सब जाल हैं ये भैया एसएससी के। तो अप्रूव का पूछ रहा है, एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अप्रूव का मतलब है किसी चीज़ को अप्रूव करना, स्वीकृत स्वीकृत करना। विलोम क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, मना कर देना। तो रिजेक्ट हो जाएगा किसका? रिजेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों अप्रूव का एंटोनिम। ये रहा सेकंड वाला इसका आंसर प्यारे भैया, थर्ड का सेकंड आपका आंसर हुआ। जल्दी से बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो ये चौथा क्वेश्चन, सेशन का पहला क्वेश्चन इडियम्स के रूप में आपके सामने आ चुका है। जल्दी से आप बताएंगे, कट वन शॉट। कट वन शॉट इडियम्स का मतलब टू चॉप समथिंग, टू इंटरप्ट समवन, टू एक्ट क्विकली या टू बी रूड। क्या होगा भाई? कट वन शॉट, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है भाई, जब केवल इडियम्स दिया हो, नीचे 4 ऑप्शंस हों, तो उसका आंसर क्या होगा? बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और डिफ़िकल्ट तब तब और ज़्यादा होता है जब इडियम्स की जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, उनकी जो एक्चुअल मीनिंग है, जब उनसे बिल्कुल मीनिंग मैच ना कर रही हो, कुछ ऐसा यहाँ पे भी है। तो कट वन शॉट, देखो कट वन शॉट का प्यारे बच्चों मतलब होता है ऑप्शन नंबर सेकंड वन, टू इंटरप्ट समवन। किसी को मतलब किसी के आगे, किसी के मार्ग में बाधा बनना, किसी के कार्य में इंटरप्ट करना, यही होता है प्यारे बच्चों कट वन शॉट का मतलब। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कट वन शॉट का मतलब है टू इंटरप्ट समवन। देखिए आपको कुछ याद नहीं करना, मैंने आपसे पहले भी कहा था फिर भी कह रहा हूँ कि सेशन पता है, आप सेशन को केवल ज्वाइन करते रहिए, स्कोर कार्ड आपका 100% बढ़ेगा। आप कुछ ना करिए, बस सिर्फ 40 मिनट जो सेशन चलता है मेरा, पौने 1 घंटे का, आप इसको जॉइन कीजिए बस। और एक काम और करिए, जैसे आप करते हैं सेशन में हर एक क्वेश्चन ईज़ी हो चाहे डिफ़िकल्ट हो, आप ट्राई ज़रूर किया कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। यही चीज़ आपको बहुत कुछ सिखाएगी प्यारे भैया, बहुत कुछ सिखाएगी। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि एक टॉपिक नहीं आता, बल्कि हर एक टॉपिक कवर होता है। बिल्कुल एग्ज़ाम का सेम पैटर्न होता है, तो प्यारे बच्चों बस आप ऐसा लगे रहिए बस। देखिए कैसे इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आता है। तो फिलहाल कट वन शॉट का मतलब होता है टू इंटरप्ट समवन। ये रहा सेशन के चौथे क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन हुआ। अब इसके बाद आपके सामने आ चुका है, भाई फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। यानी कि बताना आपको है सेंटेंस में कौन सा फ्रैगमेंट, सेंटेंस का कौन सा पार्ट आपका ग्रामेटिकली मिस्टेकन है। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे, इसमें कौन-सा फ्रेगमेंट, ये मतलब सबसे पहले बताना आपको, सेकंड जो आपका सेक्शन है एंड यू विल रिपेंट। रिपेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों पछताना, पश्चाताप करना। क्या सेकंड में कोई मिस्टेक आपको लग रही है, या फिर डू नॉट लेट द में कोई मिस्टेक है, या अपॉर्च्युनिटी स्लिप अवे है? याद रखिएगा, एक टॉपिक आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर का होता है, वो आपका है कंजंक्शन। अब देखो ये पता है, अगर मैं बात करूँ ग्रामर के टॉपिक कंजंक्शन का, तो इस टॉपिक के क्वेश्चन का आंसर आप ईज़िली तब कर पाएँगे जब आपको सेंटेंस की मीनिंग कॉम्प्रिहेंड करना आ जाए। जब सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, आपको ये आ जाए तो बहुत ईज़ी हो जाता है कंजंक्शन के क्वेश्चंस को जज कर पाना। और पता है इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे कहीं पे बिकॉज़ होना होता है, दिया रहता है बट, कहीं पे बट होता है, वहाँ पे बिकॉज़ दिया रहता है। कंजंक्शन का यूज़ जैसे यहाँ पे एंड दिया है, तो एंड का यूज़ यहाँ पर सही नहीं है। आप ज़रा समझिए एंड का यूज़ यहाँ पर सही क्यों नहीं है? क्योंकि देखो मेरे प्यारे भैया, एंड यूज़ सेंटेंस में वहाँ पे होगा, जहाँ पर एंड के पहले वाला सेक्शन, एंड के बाद वाला सेक्शन, जब दोनों इक्वल रैंक में होते हैं। एंड के पहले अगर पॉजिटिव टोन है, तो एंड के बाद भी पॉजिटिव टोन होनी चाहिए। एंड के पहले अगर सेंटेंस की टोन नेगेटिव है,
तो एंड के बाद भी नेगेटिव होनी चाहिए, तब तो एंड आएगा। लेकिन लेकिन अगर क्या हो, एंड के पहले कुछ और कह रहा हो, पॉजिटिव बात हो रही हो और एंड के बाद नेगेटिव बात कर रहा हो, तो फिर एंड वहाँ पे नहीं आएगा। समझो प्यारे बच्चों। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, अवसर को जाने मत दो, अवसर जाने मत दो और आप पछताएंगे। ये और कैसे बन सकता है, अन्यथा आप पछताएंगे। भाई देखो क्या कह रहा है, अवसर को मत गवाओ प्यारे भैया, सेंटेंस कह रहा है अवसर को मत गवाओ अन्यथा पछताओगे। तो और का सेंस नहीं, यहाँ पर अन्यथा का है। तो ये कौन सेक्शन में आ रहा है, ये आ रहा है भैया सेकंड वाले में, एंड यू विल रिपेंट। तो एंड की जगह पे क्या होगा, एंड की जगह पे होगा अदरवाइज। यहाँ हो जाएगा प्यारे भैया अदरवाइज होगा इसकी जगह पे, और यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अदरवाइज आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस आपका फर्स्ट पार्ट क्या बता रहा है, सेकंड पार्ट क्या बता रहा है, अन्यथा आप पछताओगे। तो एंड की जगह पे अदरवाइज होगा, मतलब सेकंड वाला जो सेक्शन था यही आपका एरोनियस था। जिन बच्चों का ये सही हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ भैया, तो आप सभी लोग हैं गैंगम स्टार, आप लोग हैं, आप लोग सुपर स्टार है भाई। ये रहा सेशन का 5वां क्वेश्चन। जल्दी से बढ़ेंगे छठे क्वेश्चन की ओर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जी हाँ प्यारे बच्चों, यू मस्ट अपोलोजाइज विद हिम फॉर दिस। अब यहाँ पे विद को आपको इंप्रूव करना है। जो विद आपका दिया है ना, अगर विद आपका ग्रामेटिकली मिस्टेकन है, तो इस जगह पे क्या फ्रॉम होगा, इस जगह पे क्या ऑफ होगा, या इस जगह पे क्या टू होगा, इसका आंसर आप बताएं। उसके पहले बच्चों बता दूं मैं आपको इसमें एक चीज़। देखिए एक होता है आपका फगिव, FORGIVE। देखिए फगिव भी आपकी एक वर्ब है, और फगिव का मतलब होता है क्षमा करना। ठीक है, मतलब होता है जैसे जब कोई इंसान क्षमा किसी दूसरे को करता है, तो फगिव का मतलब होता है क्षमा करना। और रही बात अपोलोजाइज की, समझो भैया, अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना। जी हाँ, जहाँ पर फगिव का मतलब क्षमा करना होता है, वहीं जो वर्ड आपका है अपोलोजाइज, इसका मतलब होता है क्षमा मांगना। फिलहाल यहाँ इसका मतलब क्षमा मांगना है। देखिए आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर इसका एक टॉपिक आपका है प्रेपोजिशन, समझिएगा। प्रेपोजिशन में एक पॉइंट आता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जैसे अवेयर के बाद ऑफ आता है, इनवाइट के बाद टू आता है, कंट्रोल के बाद ओवर आता है। ऐसे कुछ फिक्स्ड होते हैं प्रेपोजिशंस। वैसे ही अपोलोजाइज के बाद प्यारे बच्चों टू आता है, प्यारे बच्चों TO2 आता है। वो है कहाँ पे, वो फोर्थ में है। तो अपोलोजाइज इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन टू, न ऑफ आएगा न फ्रॉम आएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फोर्थ। आप इसको नोट कर लीजिए, कभी आपको भूलेगा ही नहीं। अपोलोजाइज इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन टू, यानी कि अपोलोजाइज के बाद प्रेपोजिशन टू आता है, जो कि चौथे ऑप्शन में है, मतलब चौथा आपका सही हो गया। अब बढ़िएगा 7वें क्वेश्चन पे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का आपसे आपका सामना हुआ है। बताना आपको यह है कि वन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, वह इंसान जो ना तो पढ़ सकता है और ना लिख सकता है, जिसे आप कहते हैं अनपढ़, जिसे आप कहते हैं अनपढ़। इसमें से भाई कौन सा शब्द है, वो शब्द आपका है इलिटरेट। ये तो बहुत कॉमन सा है। वो शब्द आपका है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, द वन हु कैन नॉट रीड और राइट। और सुनिएगा अभी, आंसर तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसमें एक आपका वर्ड है फ्रूगल। तो फ्रूगल का मतलब क्या होता है, देखो फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी, जो बहुत कम पैसे खर्च करता हो, जो बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता हो, मतलब जो पैसे कम खर्च करता हो। रही बात इलेजिबल, देखो इलेजिबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपठनीय, दैट कैन नॉट बी रेड, यानी कि वो चीज जो आप पढ़ ना सकें, ऐसा कुछ लिखा हो घिसा पिटा टाइप का, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो, दैट कैन नॉट बी रेड, दैट इज कॉल्ड इलेजिबल। प्यारे बच्चों, मतलब होता है आप पठनीय, जिसको हम लोग पढ़ ना सकें। तो ये रहा सेशन का 7वां क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है इलिटरेट। चलिए भाई आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स का बहुत इजी क्वेश्चन, सिंगल स्पेस। मैन डैश अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ। देखिए मैन के बाद मैन सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ हैव तो होगा नहीं, क्योंकि हैव आता है जब एक से ज्यादा होता है। मैन इज सिंगुलर। हैड क्या पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि देखो ये सेंटेंस आपका एक तरीके से क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है।
मनुष्य क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। देखो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब ये सब चीज़ पे सब पे लागू होती है और ये हमेशा के लिए है, पास्ट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। मनुष्य क्या होता है, हर मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि खूब सारा पैसा इकट्ठा करे, खूब सारा पैसा एक्यूमुलेट करे, मतलब उसको इकट्ठा करके रखे। तो भाई क्या आंसर होगा आपका? आंसर होगा चौथा वाला, हैज़ हो जाएगा प्यारे भैया। अगर आप थर्ड को मार्क करने का सोच रहे थे भाई, तो सोचना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एक वर्ब होती है, आप ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, एक वर्ब होती है, वर्ब ऑफ पोजेशन। जैसे आपका बिलॉन्ग हो गया प्यारे भैया, जैसे आपका ऑन हो गया, पोजेशन आप इसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं, इसे बिलॉन्ग आपका हो गया प्यारे बच्चों। ऑन मतलब होता है, ऑन हो गया आपका, बिलॉन्ग हो गया, ठीक है? या फिर आपका ये हैव हो गया। तो इनके साथ क्या करते हैं, इनका यूज़ प्यारे बच्चों वर्ब के आईएनजी फॉर्म में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वर्ब का एक फॉर्म होता है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स में ये जो आता है आपका वर्ब ऑफ पोजीशन, जैसे बिलॉन्ग, ऑन, हैव वगैरह, इनका आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं प्यारे भैया। इसलिए इज़ हैविंग तो आपका वैसे भी नहीं होगा। आंसर हो गया 8वें क्वेश्चन का चौथा वाला हैज़। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। एक बार फिर से आपके सामने आ गया इडियम्स यानी कि मुहावरा। जल्दी से मेरे सारे प्यारे बच्चे बताएंगे कि 9th क्वेश्चन में टू टेक वंस हैट ऑफ, जी हाँ, टू टेक वंस हैट ऑफ इसका मतलब क्या होगा? टू फूल समवन, किसी को बुद्धू बनाना, टू फील हॉट होगा, टू प्लीज किसी को खुश करना होगा, या टू एडमायर समवन। एडमायर का मतलब प्यारे बच्चों होता है किसी की प्रशंसा करना। क्या? किसी की प्रशंसा करना। क्या होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर? आप जल्दी से फटाक से बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा प्यारे भाई? टू टेक वंस हैट ऑफ, टू फूल समवन होगा, टू फील हॉट होगा, टू प्लीज समवन होगा, टू एडमायर समवन होगा। आप जरा इसको सोचो। टू टेक वंस हैट ऑफ, आपने शायद सुना होगा भाई, हैट्स ऑफ, क्या गाना गाया भाई, हैट्स ऑफ टू यू, सुना होगा शायद आपने कभी। तो सुनी सुनाई चीजें भी कभी कभी काम कर जाती हैं। आपने शायद कभी इसको जज किया होगा। लोग कहते हैं ना भाई, अरे क्या गाना गाया भाई, मतलब मजा आ गया। तो टू टेक वंस हैट और हैट्स ऑफ का मतलब होता है टू एडमायर समवन। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, टू एडमायर समवन, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हो रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये, आप ऐसे लगे रहो बस। ठीक है भाई, तो ये रहा 9th क्वेश्चन का चौथा वाला सही आंसर। शायद आप सबको ये आ गया होगा। जल्दी से बढ़ेंगे प्यारे बच्चों सेशन में 10वें क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एक बार फिर से आपके सामने क्या आया है, भाई फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आ गया है। मार्कोनी, मार्कोनी डैश द रेडियो। मार्कोनी ने क्या किया? रेडियो को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, बिल्ट किया, या फिर जो है असेंबल किया। भाई बताइए फटाक से इसका आंसर। हालांकि है तो बहुत इजी, बट किसको मार्क करेंगे आप? डिस्कवर को, इन्वेंटेड को, बिल्ट को, या असेंबल को? किस क्वेश्चन को प्यारे बच्चे हमारे मार्क करने वाले हैं? यार देखो, डिस्कवर का मतलब क्या होता है? डिस्कवर का मतलब वो चीज़ वो होता है जब कोई चीज़ नेचर में पहले से एग्ज़िस्ट करती हो। ध्यान सुनिएगा, डिस्कवर उन चीज़ों के लिए आता है जो चीज़ पहले से एग्ज़िस्ट हो, जो चीज़ धरती पे कहीं किसी कोने में पहले से हो बनी-बनाई, और उसको उसको उसकी खोज कर ली जाए। डिस्कवर वहाँ पे आता है। लेकिन जब किसी चीज़ को बनाया जाए, जब कोई चीज़ बिल्कुल अननोन हो, कोई चीज़ हो ना, लेकिन जब उसका जब आविष्कार किया जाए, उसको जब बनाया जाए, तो उसे कहते हैं इन्वेंट। आप समझिएगा, जैसे एक अमेरिका की खोज की गई थी, तो अमेरिका वाज़ डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। तो अमेरिका की खोज की गई थी। अमेरिका जो था ये पहले से था, इसकी खोज की गई, तो डिस्कवर हो जाएगा। लेकिन जैसे रेडियो है, तो रेडियो तो भई है ना कि हाँ, रेडियो पहले से बना-बनाया रखा हुआ था। रेडियो को बनाया गया, इसका इन्वेंशन किया गया, इसका इन्वेंट किया गया। तो जिन चीज़ों को बनाया जाता है, उसे आप कहते हैं इन्वेंट। और यहाँ पर फिर क्या आंसर होगा प्यारे भैया? सेकंड वाला द राइट आंसर, इन्वेंटेड। तो मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो इज़ द राइट आंसर। चलो भाई, ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। जल्दी से बढ़ेंगे 11th क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए, सेंटेंस में पूछ क्या रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे
कि भाई फॉरगिव का सिनोनिम कौन सा शब्द प्यारे बच्चों है? फॉरगिव का सिनोनिम कौन सा शब्द है? फॉरगिव का जो है पर्यायवाची कौन सा शब्द है फॉरगिव का? फॉरगेट है, एक्यूज है, पार्डन है या कंपेल है? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है इसका पर्यायवाची। इसका पर्यायवाची फॉरगिव का। और अभी इसका एक शब्द आया था भाई अपोलोजाइज। तो फॉरगिव का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्षमा करना होता है। फॉरगेट मीन्स भूल जाना, ये तो होगा नहीं। एक्यूज मीन्स किसी पर दोष लगाना, ये भी नहीं होगा। कंपेल मीन्स किसी को मजबूर करना, किसी को बाध्य करना, ये भी नहीं होगा। और पार्डन का मतलब भी होता है क्षमा करना। पार्डन का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्षमा करना। अच्छा एक बात और, सर पार्डन मीन्स तो किसी बात को ना सुन पाए तो बोला जाता है ना। तो सुनिए ध्यान से प्यारे बच्चों, ऊपर क्या लिखा है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। याद रखिएगा इस चीज को। ऐसा होता है कभी कभी, जैसे फॉरगिव का एग्जैक्ट सिनोनिम पार्डन नहीं है, लेकिन ऊपर क्या लिखा है? इन चारों में से द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। इस चीज को याद रखिएगा, यही पूछता है कि फॉरगिव जो शब्द है उसको ही पता है कि एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, लेकिन चारों में क्या फॉरगिव से फॉरगेट मैच करेगा? किसी कीमत पे नहीं करेगा। एक्यूज कभी नहीं करेगा। कंपेल कभी नहीं करेगा। हाँ लेकिन पार्डन कर सकता है, क्योंकि पार्डन का मतलब ही क्षमा करना बिल्कुल होता है। वो अलग बात है कि फॉरगिव का एग्जैक्ट मीन नहीं है, लेकिन हाँ क्षमा करना होता है। तो प्यारे बच्चों इस बात याद रखिएगा, कभी कभी होता है ऐसा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट चीजें पूछता है, वो जो सबसे ज्यादा होगा करीब उसके वही पूछ रहा है वो। इसका मतलब क्या है प्यारे भैया? पार्डन इज द राइट आंसर। ये रहा सेशन का 11th क्वेश्चन, जिसका थर्ड ऑप्शन आपका भैया बिल्कुल सही हुआ। प्यारे बच्चों थैंक यू सो मच, आप लगे रहिए इसे, बहुत अच्छी बात है भाई। और अभी हम देखेंगे सेशन के लास्ट में कि किसका कितना स्कोर कार्ड रहा। प्यारे बच्चों भूलिएगा मत अपने नंबर्स को काउंट करना। अभी तक 11th क्वेश्चन हो गया, कितना आपका सही हुआ प्यारे बच्चों काउंट करते रहिए। अभी शायद सेशन कल का था या परसों का मैं था, उसमें शायद अंतरिम का या किसी का शायद 24 नंबर था 25 में, बहुत बड़ी बात है। मेरा मानना एक चीज ये है कि यार क्वेश्चन कितने भी आसान हो, ये पता है कैसा सेम ऐसे कि अगर कोई बच्चा ही बॉलिंग कर रहा हो आपके सामने और आपसे कहा जाए कि आपको 6 छक्के लगाने हैं, 6 चौके लगाने हैं, तो मेरे हिसाब शायद 4-5 छक्के मार सकते हो, लेकिन 6 के 6 पे छक्के मारना, भले ही वो गेंद जो है, वो जो बॉल है आपकी 3 टिप्पे में आ रही हो, लेकिन कहीं न कहीं इतना आसान नहीं होता। तो क्वेश्चन पेपर कितना भी ईज़ी हो, लेकिन अगर आपने 25 में से 23 प्लस कर लिया मतलब बहुत बड़ी बात है। तो क्या आज ये कारनामा कोई कर पाएगा क्या? क्या आज कोई है जो 24 नंबर ला सकता है? क्या 25 में या 25 ला सकता है? ये तो बताएगा प्यारे बच्चों सेशन का आने वाला अंतिम समय। बढ़ते हैं प्यारे भैया अगले यानी कि 12वें क्वेश्चन पे। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे बताएँगे, यहाँ पे डैश दिया हुआ है और इस पे कौन-सा ऑप्शन आपका फिल होगा? ग्रांटेड होगा, अलाउड होगा, एडमोनिश्ड होगा या सैंक्शन्ड होगा? आइए पढ़ते हैं पहले सेंटेंस को। आई डैश हिम टू यूज़ माय बाइक टू गो टू द ऑफिस। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे बताएँगे इसमें कौन-सा आंसर होगा? आई डैश हिम टू यूज़ माय बाइक टू गो टू द ऑफिस। देखो ग्रांट का मतलब क्या होता है? ग्रांट जैसे किसी लीव वगैरह किसी बड़ी परमिशन के लिए कि सर मुझे लीव चाहिए सर 4 दिन की, तो प्लीज़ ग्रांट माय लीव्स। तो लीव छुट्टी वगैरह के लिए ग्रांट होता है। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को हल्के-फुल्के में डाँटना फटकारना, किसी को चेतावनी देना होता है एडमोनिश, किसी को चेतावनी देना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। सैंक्शन मतलब किसी नियम वगैरह को पारित करना। क्या सैंक्शन होगा क्या? सैंक्शन का मतलब इस नियम को पारित कर दिया गया है, सैंक्शन की बात ही नहीं है, बचा कौन-सा? अलाउड इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, प्यारे बच्चों 12th वाले क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर अलाउड। Now, once again, the 13th question. Select the most appropriate synonym of the given word. एक बार फिर से बताना आपको है। आप सोचिए कितने क्वेश्चंस आते हैं वोकैब बेस्ड के। आप सोचिए ज़रा कि अगर आप इस जिस चीज़ को आप इतना हल्के में लेते हैं प्यारे बच्चों, वो कितने क्वेश्चंस आपके आते हैं। एजाइल, जी हाँ एजाइल AGILE का पर्यायवाची शब्द कौन-सा होगा? आप जल्दी से हमें बताएँगे। इसका पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन-सा है? किसका? एजाइल का। प्यारे भैया डल है, स्टिफ है, क्विक है या रिजिड है? कौन-सा इसका आंसर है? तो यार एजाइल का मतलब होता है जिसे कहते हैं फुर्तीला कहते हैं। आप लोग बिल्कुल फुर्तीला हैं, बिल्कुल एक्टिव हैं। तो फुर्तीला होता है प्यारे बच्चों एजाइल का मतलब, और क्विक क्विक का मतलब भी होता है क्या? फुर्तीला। 1 सेकंड प्यारे भैया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जो आपका थर्ड है क्विक।
क्विक जो है वो सगा भाई है एजाइल का, यानी क्विक का मतलब भी होता है प्यारे भैया फुर्तीला। तो 13वीं का थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्विक हो गया। अब आगे देखो भाई, आगे 14th क्वेश्चन, ही लिव्स इन दिस रिमोट कॉलोनी सिंस 2001। आपको क्या करना है, इस लिव को, जो आपका ये फ्रेज है, आपका जो सेंटेंस है इसको इम्प्रूव करना है। लिव्स अगर गलत है तो क्या लिव्स का जो इम्प्रूवमेंट है वो हैज़ बीन लिविंग होगा, या कंटिन्यूज टू लिव होगा, या हैव बीन लिविंग होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। जल्दी से मेरे रॉकस्टार बच्चे फटाक से अपना आंसर चूज कीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में से किसको मार्क करने वाले हैं आप लोग भैया? किस आंसर को आप लोग मार्क करने वाले हैं? हैज़ बीन लिविंग को, कंटिन्यूज टू लिव को, हैव बीन लिविंग को, या नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर होगा। अब आप इसका आंसर बताएं, उसके पहले आप मेरी बात सुन लो। देखो, किसी भी सेंटेंस में अगर कहीं पर सिंस दिया हुआ है, किसी भी सेंटेंस में कहीं पे अगर फॉर दिया हुआ है, ये पता है कहाँ पे आते हैं? ये आते हैं जहाँ पर टाइम की बात होती है। टाइम को डिनोट करने के लिए, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, 2 बजे से सिंस 2 पीएम, आपका मंडे से सिंस मंडे, या फिर अगर आपने बोला कि जो है जनवरी से सिंस जनवरी, 1990 से सिंस 1990, जहाँ या फिर आधे घंटे से, 2 दिन से, 4 सप्ताह से, 5 साल से, 3 महीने से, तो जहाँ पे टाइम गिवन होगा प्यारे बच्चों, वहाँ पर या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, सिंस या फॉर के साथ अगर कहीं पर इज़, एम, आर दिया हुआ है प्यारे भैया, तो सिंस या फॉर के साथ इज़, एम, आर आपका गलत होता है। इज़, एम, आर की जगह पे आप यूज़ करेंगे या तो हैज़ बीन, या तो सिंस, या तो जो है इज़, एम, आर की जगह पे आप यूज़ करेंगे हैव बीन, और प्लस साथ में इनकी जो वर्ब आएगी वो भी आपकी आईएनजी फॉर्म में आएगी। और आगे देखो, सिंस या फॉर के साथ प्यारे भैया अगर सेंटेंस में दिया है वाज़ या वर, तो फिर आपको बिना सोचे समझे, बिना पूछे, बिना पछोरे क्या करना है, वाज़ या वर को आपको चेंज कर देना है सीधा हैड बीन में, और प्लस इसके साथ भी आप यूज़ कर देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये 2 चीज़ें बहुत ईज़ी हैं। सिंस या फॉर के साथ अगर इज़, एम, आर है तो हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। सिंस या फॉर के साथ प्यारे बच्चों अगर क्या है, अगर वाज़ या वर है तो सीधे आप वहाँ पे यूज़ कर देंगे हैव, हैड बीन आईएनजी फॉर्म। और सिंस और फॉर के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी, जैसे यहाँ पे लिव दिया है, तो वहाँ भी आप हैज़ बीन, हैव बीन करेंगे, और अगर सेकंड फॉर्म होगी तो वहाँ भी आप हैड बीन कर दीजिएगा। फिलहाल यहाँ लिखा है सिंस 2001 लिखा है यहाँ पे, सिंस मतलब है, तो यहाँ पे लिव्स नहीं होगा बल्कि हैज़ बीन। कौन सही भी आंसर इसका है? इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, हैज़ बीन लिविंग, यानी कि आंसर हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का, 14th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हैज़ बीन लिविंग। मेरे प्यारे बच्चों, जो पॉइंट हमने आपको समझाया, क्या मेरे सारे बच्चों को वही समझ में आ गया? अगर आ गया भैया तो प्लीज़ राइट डाउन येस, ताकि हम समझ सकें, और जिसको अगर डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कि हैज़ बीन लिविंग का आंसर बिल्कुल सही, क्योंकि सिंस के अकॉर्डिंग आपका पहला वाला ही बिल्कुल सुइटेबल आंसर है। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से आपको मिला है, क्या मिला है, अनेक शब्दों का एक शब्द, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट। कोई एक खास डेट जो होती है, या कोई ऐसी ऐसा इवेंट है जो हर हर साल मनाया जाता है, तो उस डेट को क्या कहते हैं? सपोज़ जैसे आपका, जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे एनिवर्सरी होती है, किसी भी डेट को जब, क्योंकि 1 साल बाद ही वो डेट आती है दोबारा, ठीक है? तो कोई भी डेट अपने आप में वो 1 साल बाद ही आएगी, है कि नहीं? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एनिवर्सरी, पूछना ही नहीं है। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट इज कॉल्ड एनिवर्सरी। क्योंकि क्या होता है, कोई भी डेट जो है वो भाई क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू कैलेंडर वो आपका 1 साल के बाद ही आएगा, तो उस चीज़ को आप बोलते हैं एनिवर्सरी। ये रहा भई आपका सेकंड ऑप्शन 15वें क्वेश्चन का। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 16th क्वेश्चन क्या होगा प्यारे भैया। बताना आपको ये है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जल्दी से आप बताएँगे, कन्वीनियंस, 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 कन्वीनियंस। एक ही शब्द 4 बार लिखा हुआ है, क्लियर है, इनमें से कोई एक है जो सही स्पेलिंग वाला वर्ड है। तो प्यारे भैया, क देखो, कन्वीनियंस का मतलब पता ही है आपको, आराम होता है, ठीक है? इसका मतलब आराम होता है। जल्दी से आप बताएँगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कौन-सा ऑप्शन आपका सही है? ठीक है भैया, कन्वीनियंस 4 तरीके से आपको यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन के थ्रू। इसमें से कोई एक जो है सही स्पेलिंग वाला वर्ड है।
तो आप मुझे बताएँगे कौन-सा है? तो प्यारे भैया आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 कन्वीनियंस CONVENIENCE ये इसका सही स्पेलिंग वाला वर्ड है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज़ ऑप्शन नंबर 1 कन्वीनियंस इसका मतलब होता है आराम, सुविधा भी आप इसे कह सकते हैं। ये रहा 16वां क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन एक बार फिर से सेशन में आपके सामने यहाँ पर मिल गया है आपको। ये मिला है आपको जो है, आपको ये बताना है इसमें एक सिंगल ग्रामेटिकल एरर, नो फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी एंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर। तो आप इसे बताएँगे कि क्या इसमें कोई एरर है नहीं या इसमें मिस्टेक है, बोर्न ऑन द सेंटर इसमें कोई मिस्टेक है प्यारे भैया? या फिर मिस्टेक आपको लग रही है द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट में कोई मिस्टेक है या विल बी एंटायरली में कोई मिस्टेक है? तो जल्दी से आप मुझे प्यारे भैया बताएँगे कि आपके अकॉर्डिंग सेंटेंस का कौन-सा पार्ट है, कौन-सा फ्रेगमेंट है जो ग्रामेटिकली मिस्टेकन है? तो वो बोर्न ऑन द सेंटर है या द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट है या विल बी एंटायरली क्या इसमें भाई आंसर होगा? समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक होता है आपका बियर और इसका सेकंड फॉर्म जो होता है, देखो बियर मीन्स एक सहन करना होता है, सहन करना या वहन करना बात एक ही है। सहन करना या इसको वहन करना, इसको वहन करना एक होता है, ठीक है? सेकंड फॉर्म इसका बोर होगा और थर्ड फॉर्म होगा बोर्न BORNE और एक होता है आपका जो है पैदा करना, बियर फर्स्ट फॉर्म, बोर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है बॉर्न। याद रखिएगा प्यारे भैया। बियर जैसे होता है ना कि उसने जन्म लिया, ही वाज़ बोर्न, तो जन्म लेने को बियर बोर बॉर्न बोलते हैं, लेकिन कोई चीज़ सहन करना या वहन करना, उसको उसका थर्ड फॉर्म प्यारे भैया बॉर्न होता है, BORNE होता है। बस यही बॉर्न आपका गलत है, क्योंकि क्या है कि जो फंडिंग है इस प्रोडक्ट के लिए वो वहन की जाएगी किसके द्वारा? तो वहन करना थर्ड फॉर्म, क्योंकि विल बी थर्ड फॉर्म फॉलो हमेशा करता है ना भैया। बी थर्ड फॉर्म फॉलो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बॉर्न BORNE होता है। यानी कि जो आपका ये सेकंड ऑप्शन है आपका गलत है। यहाँ पे बॉर्न में ये वाला बॉर्न होना चाहिए था। तो सहन करना या वहन करना किसी खर्चे को सहन करने के लिए बेयर बोर एंड BORNE बॉर्न होता है, क्योंकि BORN होता है जन्म लेने वाला। ही वाज़ बोर्न देयर, तो ये बोर्न तो होगा नहीं भई, यहाँ पर होगा आपका BORNE, यानी कि सेकंड ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका गलत है। आगे देखो, आई डिड नॉट सी समबडी इन द ऑडिटोरियम, आगे लिखा है, ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। आई डिड नॉट सी समबडी इन द ऑडिटोरियम, यहाँ भी बताना आपको है कौन-सा सेंटेंस का सेक्शन जो ग्रामेटिकली एरोनियस है। सी समबडी है, आई डिड नॉट है या इन द ऑडिटोरियम, या फिर अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, तो प्यारे भैया क्या फिर आपका आंसर है कि इसमें आंसर आपका पहला नो एरर होगा क्या? समझिएगा बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, लेकिन उसके पहले मैं बताऊँ, सबसे पहले देखते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है। आप लोग किस आंसर को मार्क कर रहे हैं? तो नो एरर, सी समबडी, आई डिड नॉट इन ऑडिटोरियम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो सेंटेंस में कहीं पे अगर नॉट आता है, सेंटेंस में कहीं पे अगर नो आता है, सेंटेंस में कहीं अगर नेवर आता है, तो ये तो बहुत ईज़ी है कि इसके साथ हमेशा एनीबॉडी होता है या एनीवन होता है। ना समबडी होगा, ना समवन होगा, यानी कि इसके साथ अगर समबडी है, तो आप वहाँ पे एनीबॉडी करेंगे। अगर समवन है तो प्यारे भैया वहाँ पे आप एनीवन करेंगे और हाँ, अगर समथिंग हुआ तो अगर समथिंग होगा तो आप इसे करेंगे एनीथिंग, आप इसे करेंगे प्यारे भैया एनीथिंग। और अगर कहीं पे लिखा होगा समव्हेयर, अगर लिखा हुआ है समव्हेयर तो ये भी गलत है, यहाँ भी हो जाएगा प्यारे भैया एनीवेयर हम करेंगे इसको। मतलब क्या है? सेंटेंस में प्यारे भैया अगर नॉट, नेबर, नो लिखा हुआ है तो इसके साथ में समवन या समबडी को चेंज करते हैं एनीवन में, समथिंग को चेंज करते हैं एनीथिंग में और समवेयर को चेंज करते हैं एनीवेयर में। और क्यों? क्योंकि नॉट, नो, नेवर दे आर कॉल्ड नेगेटिव एडवर्ब्स और ये हमेशा फॉलो करते हैं एनीवन, एनीथिंग या फिर एनीवेयर। ना तो उनके साथ समवेयर आएगा, ना समबडी आएगा, ना समवन आएगा। तो यानी कि आपका भैया कौन-सा पार्ट गलत है? ये जो आपका सेकंड वाला चीज़ समबडी है, यहाँ पे आपका आंसर होना होना चाहिए था एनीबॉडी और यही इसका एरोनियस पार्ट है। तो बी वाला आपका सही आंसर प्यारे भैया हो जाएगा।
19th क्वेश्चन आपके सामने, बहुत इजी। ही नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली बट इंग्लिश एज वेल। एक बात आप समझिए, बहुत इजी तरीके से बता दूं मैं आपको, शायद आपको कोई भूलेगा नहीं, ये पता भी आपको होगा शायद। सेंटेंस में अगर कहीं पे लिखा होगा नॉट ओनली, याद रखिएगा, नॉट ओनली के साथ सेंटेंस में एक तो कभी कभी एरर आती है बट को लेकर के। तो सेंटेंस में नॉट ओनली के साथ अगर केवल बट है तो गलत है। बट के साथ आप आल्सो का यूज करेंगे, क्योंकि इसका पेयर बट आल्सो दोनों को मिला करके होता है। मतलब क्या है, सेंटेंस में अगर नॉट ओनली यूज हो रहा है तो आगे बट के साथ में आल्सो आएगा, बट के साथ में एज वेल यूज नहीं होता। यानी कि बट आल्सो इंग्लिश वाला ही सेक्शन आपका सही होगा, कौन सा, बी वाला आपका सही आंसर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन था ये, बट इंग्लिश एज वेल का जो सही इंप्रूवमेंट होगा कौन सा हो जाएगा भैया, बट आल्सो इंग्लिश। क्योंकि बट इंग्लिश एज वेल नॉट ओनली सेंटेंस में अगर आ गया तो इसके साथ जो है एज वेल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। आंसर हो जाएगा, ना ही टू आपका आता है, बट आल्सो साथ में आता है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, बट आल्सो इंग्लिश। तो 19th का प्यारे बच्चों सेकंड आपका सही आंसर हुआ। जल्दी से भागेंगे, बढ़ेंगे अगले शब्द की, अगले क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये तो बहुत आसान होने वाला है भैया, बताएंगे आप प्यारे बच्चों, एक्सिलरेट की सही स्पेलिंग कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू मेक समवन वेरी हैप्पी, किसी को बहुत ज़्यादा खुश करना। टू मेक समवन वेरी हैप्पी को हम बोलते हैं प्यारे भैया, हम बोलते हैं एक्सिलरेट। लेकिन सही कौन सा होगा, पहला वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला? तो यू आंसर्स आर भाई, यू आंसर्स आर बीइंग अवेटेड बाय मी ओवर हियर। अब सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर होता है ना, वो पता है कौन सा होता है? वो होता है, इसका जो सही स्पेलिंग वाला वर्ड है वो है सेकंड ऑप्शन, एक्सिलरेट, EXHILARATE। तो सेकंड वर्ड की सही स्पेलिंग बिल्कुल है, यानी कि 20th क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्यारे भैया वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज एक्सिलरेट। ठीक है भैया, ये आपका आंसर हुआ। जल्दी से बढ़ेंगे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों कौन सा आ गया, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आ चुका है क्लोज टेस्ट का। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे फटाक से बताएंगे इसमें जैसे 21वें पे कौन सा। मैंने आपको पहले बोल रखा है, फिर से बोल रहा हूँ कि विदाउट रीडिंग थारोली, विदाउट रीडिंग कंप्लीटली द पैसेज, डू नॉट ट्राई टू गो फॉर द आंसर्स। यू नो व्हाई? जब आप पैसेज को पूरा पढ़ लेते हैं तो पैसेज में आने वाले जो भी शब्द हैं, ऑप्शंस कौन से बेटर सुटेबल होंगे, उसके साथ साथ आप ये समझ जाते हो कि पैसेज की टोन क्या है, पैसेज में एक पॉजिटिव बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है, किस चीज़ को लेके बात हो रही है। कहीं न कहीं बड़ा ईज़ी हो जाता है जब पैसेज को पूरा आप पढ़ लेते हैं। चलो भाई स्टार्टिंग करते हैं। द नर्मदा रिवर डैश कॉल्ड द रीवा वाज प्रीवियसली नोन डैश नर्मदा। It is a river in central India along dash the Godavari and the Krishna. It is also dash as the lifeline of Gujarat and Madhya Pradesh. For its use dash to these states, Narmada rises from Amarkantak plateau near Anupur district. अब आते हैं भाई 21st क्वेश्चन पे। तो द नर्मदा रिवर, आगे क्या होगा, बट होगा, और होगा, आल्सो होगा, एंड होगा। बहुत ईजी है क्योंकि इसका एक नाम और बताया जा रहा है। नर्मदा रिवर को क्या कहा जाता है, रीवा भी कहा जाता है। तो भी मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा आल्सो। यानी कि प्यारे बच्चों 21st में जो आंसर आपका होगा वो हो जाएगा भैया आल्सो। ये रहा 21वें का पहला आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आल्सो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वां क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, द नर्मदा रिवर आल्सो कॉल्ड द रीवा वाज प्रीवियसली नोन, आगे लिखा है नर्मदा। आपको ये पता है, ये तो बहुत है, बहुत इजी है कि नोन के साथ क्या होता है, हम यूज करते हैं एज। बहुत, ही इज नोन एज, शी वॉज नोन एज, बहुत इजी है। तो एज कौन सा ऑप्शन है भाई, सेकंड हो जाएगा। तो 22वें पे कौन सा आंसर आपका होगा, नोन एज। यानी कि इसका आंसर हुआ
इट इज सॉरी रीवा वॉज प्रीवियसली नोन एज नर्मदा, यानी कि नोन के साथ हमेशा एज होता है, तो एज ही आपका आंसर हो जाएगा। तो 22वें का एक बार फिर से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आते हैं 23वें पे, द नर्मदा रिवर। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखा था पहला ऑप्शन जो भी आपका था, नर्मदा रिवर आल्सो कॉल्ड द रीवा वॉज प्रीवियसली नोन एज नर्मदा, इट इज अ रिवर इन सेंट्रल इंडिया अलोंग द गोदावरी। यार ये तो और भी सबसे आसान तो हमें ही लग रहा है, क्योंकि आपको पता है एक होता है कंजंक्शन, अलोंग के साथ हमेशा क्या आता है प्यारे भैया, विद आता है। टुगेदर के साथ हमेशा क्या आता है, विद आता है। ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, विद होता है कि नहीं? तो क्या होगा, अब अलोंग विद हमेशा होता है, विद किस में है, विद आपका एक बार फिर सेकंड ऑप्शन क्या बात है, फिर से सेकंड ऑप्शन 23वें का भी, क्योंकि अलोंग इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन विद, और अलोंग विद का मतलब होता है के साथ, और विद किस में है, वो सेकंड ऑप्शन में है। तो एक बार फिर से 23वें क्वेश्चन का भी आंसर आपका विद हुआ। तो अलोंग विद द गोदावरी एंड द कृष्णा। चलिए भाई, तो ये 23वां रहा। बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। द गोदावरी एंड द कृष्णा इट इज आल्सो एज द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो इट इज आल्सो टोल्ड, इट इज आल्सो सेड, इट इज आल्सो नोन, आल्सो स्पोकन। आगे फिर देखो, यहाँ भी एज लिखा हुआ है। क्या टोल्ड एज होता है, सेड एज होता है, स्पोकन एज होता है? नहीं सर। हाँ, नोन एज होता है। तो मतलब क्या है, तो नोन एज यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, क्योंकि अभी अभी पढ़ा था आपने कि भाई प्रीवियसली नोन एज नर्मदा। तो वैसे यहाँ भी आगे, तो यहाँ एज हालांकि लिखा भी हुआ है, तो हमने देखा कि भाई वैसे भी नोन ही होगा, कुछ पूछना नहीं है। बट आप अगर ऐसे देखेंगे, टोल्ड एज नहीं होता, स्पोकन एज नहीं होता, सेड एज नहीं होता, तो नोन एज ही तो होता ना भैया। तो क्या हो जाएगा 24th क्वेश्चन का 24वें का थर्ड ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25th, 25वां क्वेश्चन सेशन में आपके सामने प्यारे बच्चों आ चुका है। आपको जल्दी से बताना है, फटाक से बताना है, इस 25वें पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। जी हाँ, 25वां। तो 25वें पे डोनेशन होगा, रिफॉर्मेशन होगा, इरिगेशन सिंचाई इसका मतलब होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। बहुत बढ़िया सा शब्द है, इजी भी है। सिंचाई होता है, इरिगेशन होगा या कंट्रीब्यूशन होगा। तो देखो यहाँ लिखा है लाइफ लाइन, तो लाइफ लाइन का मतलब है कंट्रीब्यूशन की बात होगी, ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश फॉर इट्स यूज कंट्रीब्यूशन टू दीज। और वैसे भी डोनेशन टू, रिफॉर्मेशन टू नहीं होता, इरिगेशन टू नहीं होता, हाँ कंट्रीब्यूशन टू होता है। यानी कंट्रीब्यूशन जो है टू को फॉलो करता है। मतलब क्या आंसर होगा, तो भाई ये जो है, ये 25th में फोर्थ वाला जो आंसर है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों होगा। ठीक है प्यारे भैया, तो ये रहा प्यारे बच्चों आज के सेशन के, ये आपके 25 क्वेश्चन रहे, और आशा है कि शायद मेरे सारे प्यारे बच्चों को क्वेश्चन एक बार फिर से अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज 25 क्वेश्चन, मानता हूँ कि कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चन आपको बेहतरीन से मिल ही जाते हैं। तो बच्चों का लेवल कुछ भी होगा, चाहे लो होगा, चाहे हाई स्टैंडर्ड का होगा, ये सेशन सबके लिए भैया बेनिफिशियल है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि प्रैक्टिस दैट मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसका प्यारे बच्चों बेस्ट ऑप्शन है ये। तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में आप लिखना मत भूलिएगा, सेशन आपको कैसा लगा, सेशन कैसा रहा। और हाँ प्यारे बच्चों, आपका वेलकम मैं करना चाहता हूँ सभी लोगों का। अगर लगता है कि सेशन में कुछ कमी रह रही है या कुछ और बेटर हो सकता है, तो प्लीज़ गिव मी सजेशन, आई कैन गो फॉर दैट, राइट। अगर आपको लगे सर कुछ और बेहतर हो सकता है, तो बिल्कुल आप मुझे बताइए, मैं वो भी करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। बस सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों का एक जो है मतलब इनका एक जो है आगे बढ़ने का चांस बने, चीज़ें ईज़ी हों, इंग्लिश के प्रति रुझान आपका बढ़े, इंग्लिश आपको ईज़ी लगना बच्चों शुरू हो जाए बस। तो प्यारे भैया, थैंक यू सो मच आज के सेशन में, और फिर से हमारी क्लास कल यानी कि मंगलवार को होगी। फिर से आपके सामने हाजिर होंगे ठीक 6:30 बजे 25 नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। शुक्रिया सेशन को ज्वाइन करने के लिए, और फिर इसी दुलार और प्यार के साथ आप लोग फिर से मिलिएगा। कब? यानी कि कल। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। वंस अगेन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू क्लास, थैंक यू प्यारे बच्चों।